हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके बीपीएससी 131 यानी कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के सारे जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप सभी को अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा है कि भारत में लोकतंत्र के बारे में बताओ, ठीक है। तो भारत में जो लोकतंत्र है उसमें क्या रहता है, जनतांत्रिक सत्ता सबसे ज्यादा देखने के लिए हमें मिलती है। यानी कि जो हमारी जनता है, ठीक है, जो हमारी जनता होती है उसके पास ज्यादा क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं। जनता ही जो है वो ही अपने नेताओं को चुनती है। तो भारत में सत्ता जनता के हाथ में होती है, सरकार जनता की इच्छा से बनती है और नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार रहे। तो यहाँ पर पहली चीज जो हमें लोकतंत्र में देखने के लिए मिलती है बच्चों, वो ये है जनतांत्रिक सत्ता। यानी कि जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है वो जनता के प्रति क्या है, जनता के प्रति आपकी जो सरकार है वो जिम्मेदार है। तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, दैट इन इंडिया द पीपल होल्ड द सुप्रीम पावर। देन फिर आपका नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारे इसमें होता है आपका कानून का शासन। कानून का शासन होता है यानी कि जो लोकतंत्र है आपका वो कानून के शासन के तहत ही कार्य करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि सभी सरकार के जो भी अधिकारी भी होते हैं वो कानून के अधीन होते हैं। यानी कि जो कानून होता है वह सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह आपका प्रधानमंत्री हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, कानून से ऊपर जो है वो कोई भी नहीं होते। चाहे कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सभी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। सो नो वन इज अबव द लॉ एंड जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ऑल। सबको क्या मिलता है, जस्टिस मिलता है। फिर होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसका मतलब है कि भारत में जो भी हमारे चुनाव होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं बच्चों, फ्री एंड फेयर होते हैं। फ्री एंड फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष तरीके से किए जाते हैं। कभी भी उसमें किसी भी प्रकार की जो धांधली है वो हमें लोकतंत्र में नहीं देखने के लिए मिलती। तो भारत में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर पहली चीज क्या, नियमित चुनाव होते हैं। नियमित चुनाव का मतलब है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना हमारे यहाँ पर। ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल सिर्फ लोकतंत्र के कारण ही हो पाया है। तो हर 5 साल में नियमित हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं। यहाँ पे जो नागरिक हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करते हैं। अब सारे के सारे जो नागरिक हैं बच्चों वो मतदान करने जाते हैं, यानी कि वोट देने जाते हैं। तो ये जो चुनाव है यह तय करने में महत्वपूर्ण है कि कौन सरकार बने और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जनता के इच्छा के प्रति क्या रहे, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधित्व समझते हो आप लोग, देखो जैसे कि हमारे अलग अलग नेता हैं, ठीक है, हमारे अलग अलग नेता हैं। यूपी में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, आपका एमपी में कोई और है। तो ये जो यूपी का सीएम है, दिल्ली के जो सीएम है, इनके जो ये सब सीएम है ये क्या कर रहे हैं, ये जो सीएम है ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी जनता का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि अपनी जनता को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये लोग यहाँ से अपने पार्लियामेंट में जाते हैं तो वहां पे जाके क्या करते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत में क्या होता है कि जो चुनाव है वो मुफ्त एंड निष्पक्ष होते हैं। मुफ्त, यहाँ पर आप लोग मुफ्त से ये चीज समझ सकते हो कि ना कभी भी इसमें हमें ये नहीं देखने के लिए मिलता कि वोट पाने के लिए मतलब कि कोई है जो लोगों में पैसे बांट रहा है, ऐसा करना, मतलब ये सब बैन है। भले ही इलीगल तरीके से ये सब होता हो, लेकिन जो लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, उसमें तो इन सब चीजों की इजाजत नहीं दी हुई है ना, कि जो हमारे चुनाव है वो निष्पक्ष ही होने चाहिए। ये कहा गया है हमारे लोकतंत्र के अंदर और हमारे संविधान के अंदर। और चुनाव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को गिफ्ट्स दे रहे हैं बहुत ज्यादा, या मतलब कुछ भी फ्री में बांट रहे हैं वोट लेने के लिए। तो ये सब उसमें हमें नहीं देखने के लिए मिलता। तो यहाँ पर हमने अभी लोकतंत्र की 3 चीजें डिस्कस की हैं। देखो आपको लोकतंत्र के फीचर्स बताने थे। तो सबसे पहला आपने क्या बताया कि लोकतंत्र में जनतांत्रिक सत्ता होती है, यानी कि जो सारी की सारी पावर है वो जनता के हाथ में होती है। फिर लोकतंत्र में क्या होता है, कानून का शासन होता है। कानून का शासन यानी कि जो कानून है वो सबसे ऊपर होता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी क्यों ना हो, है ना। फिर यहाँ पर तीसरी चीज क्या होती है कि हमारे यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं। चुनावों में सभी लोग मतदान करते हैं, सबका जो वोट है वो बराबरी का माना जाता है। और यहाँ पर जिन भी लोगों को हम चुनते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं।
उसके बाद ये थोड़ी कि अगर हमने बीजेपी को चुन लिया तो कांग्रेस हमारा प्रतिनिधित्व करने लग जाएगी, जिसको हम चुनेंगे वो ही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज है आपका शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब ये होता है शक्तियों का बंटवारा। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो काफी ज्यादा बटी हुई हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास एक से ज्यादा शक्तियां हो, हर किसी की शक्तियों पर कहीं ना कहीं से रोक लगती है। जब हम क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ते होगे तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको समझाया गया होगा कि राष्ट्रपति भी है, जो जैसे मान लो कि कोई संसद में बिल पास होता है तो लास्ट में उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो उसको अपने पास रख सकता है लंबी अवधि के लिए। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट हो, और फिर जो हमारी जुडिशियरी है यानी कि जो हमारी न्यायपालिका होती है वो तो इन सबके ऊपर ही चेक लगा के रखती है। तो भारत में क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो कैसे बटी हुई हैं? शक्तियां तीन शाखाओं के बीच जो है बटी हुई हैं। एक है हमारी विधायिका, एक है हमारी कार्यपालिका और एक है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो है बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र है। कार्यपालिका और विधायिका कभी भी न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक शाखा अत्यधिक शक्ति ना प्राप्त कर सके। उसके बाद जो है हमें देखने के लिए मिलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो हमारा सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, हर वयस्क, ठीक है, हर वयस्क नागरिक को चाहे वह किसी भी लिंग, जाति या धर्म से हो, मतदान करने का अधिकार होता है। तो हर किसी को वोट देने का अधिकार है, इक्वल राइट टू वोट होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी लिंग, जाति या धर्म के हो, मतदान करने का अधिकार है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान भागीदारी और समावेशिता सुनिश्चित करता है। यानी कि हमें लोकतंत्र में जो चीज देखने के लिए मिलती है वो है आपकी समावेशिता। जो लोकतंत्र है वो सभी को अपने अंदर समाहित करके रखता है। लोकतंत्र के अंदर हमें मल्टी पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी कि बहु पार्टी जो प्रणाली है, बहुलवादी प्रणाली हमें देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अगर हमारे पास पार्टियां ही नहीं होंगी अलग अलग, तो जब हमारे पास चॉइस ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा लोकतंत्र भी किस बात का। अगर मान लो एक ही पार्टी है, हर बार वही पार्टी को हम वोट दिए जा रहे हैं, वो जीते जा रही है, चाइना में ऐसा होता भी है, तो वो लोकतंत्र थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी वैसे भी। तो यहाँ पर होता है कि जो लोकतंत्र है उसमें हमें बहु पार्टी प्रणाली देखने के लिए मिलती है, जहां पर हमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां देखने के लिए मिलती हैं जो आपस में क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, यानी कि कंपटीशन करती हैं। अब यह प्रणाली विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को भी बढ़ावा देती है और मतदाताओं को चुनाव में कई विकल्प प्रदान करती है। अब इसका क्या मतलब है विचारधाराओं का? तो देखो, हमने देखा होगा कि जो भी अलग अलग पार्टियां होती हैं ना, उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं। जैसा मान लो कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है ना। कांग्रेस जो थी थोड़ा सा सोशलिज्म ज्यादा करते थे वो लोग, और ये बीजेपी को हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी पूंजीवाद होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बीजेपी मान लो पूंजीवाद को सपोर्ट करता है, ये समाजवाद को ज्यादा सपोर्ट करता था, एक समाजवादी पार्टी भी है। तो हमें क्या पता लगता है कि जो पार्टियां होती हैं वो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को, ये विचारधाराएं हैं, ठीक है, इनको क्या देती हैं, बढ़ावा देती हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास विकल्प भी बहुत सारे हो जाते हैं, पीपल के पास चॉइसेस भी होती हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो फीचर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर डेमोक्रेसी इज स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, उसमें कार्यपालिका और विधायिका से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं किया जा सकता। और स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो, न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है जिसको हम कहते हैं संविधान की व्याख्या करना। ठीक है, संविधान की व्याख्या करना इसका काम होता है, यानी कि संविधान में जो भी प्रावधान लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है वो हमें न्यायपालिका बताती है। अब जो संसद है वह संविधान के जो प्रावधान है उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए न्यायपालिका आवश्यक है। क्योंकि जो न्यायपालिका है वह संसद के कामों पर थोड़ी सी रोक भी लगा सकती है। अब मान लो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती और प्रधानमंत्री किसी प्रकार का कोई क्राइम कर देता, तो क्या न्यायपालिका उसको सजा दे पाती? नहीं दे पाती। ठीक है, तो अगर हमें कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करना है पूरे देश में, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र के अंदर। अब लोकतंत्र के अंदर जो उसका जो मतलब हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन ऑफ लोकतंत्र भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं।
लोकतंत्र में जो है मौलिक अधिकारों की गारंटी देना बहुत जरूरी है, नागरिकों को समानता का अधिकार देना, नागरिकों को सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कुछ भी बोलने की आज़ादी, है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो आराम से जो है आलोचना कर लेते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं भारतीय सरकार को। तो ये होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपके पास अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र एंजॉय कर रहे हो, जब तुम्हें कुछ बोलने की ही आजादी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मौलिक आना था, सो यहाँ पर जो हमारे बच्चों मौलिक अधिकार होते हैं वो होते हैं लाइफलाइन, ठीक है। इसमें हमारे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये जो अधिकार हैं ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर होता है लोकतंत्र का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है धर्मनिरपेक्षता। अब एक बात बताओ, अगर राज्य कह दे कि अब से जो है भारत का धर्म सिर्फ एक ही है और वो है मान लो कह दे हिंदू, तो क्या हमारे यहाँ पर सच्ची सच्ची बातों में लोकतंत्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है धर्मनिरपेक्षता। जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पर क्लियरली कह दिया गया था कि जो भारत की सरकार है वो किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं करेगी, वो सभी धर्मों को स्वतंत्रता देगी और हर किसी को अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज, जब भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए फिजिकली भी और मेंटली भी, ठीक है। यानी कि हमें जो है अननेसेसरी शोर शराबा मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का, कोई भी धर्म का हो। और धर्म की बातें हम ज्यादा अपने पेपर में नहीं लिख कर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो एग्जामिनर है उनका क्या धर्म है। तो हम धर्म की किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे लिए जो है सभी धर्म क्या होते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बराबर होते हैं। सारे के सारे जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होते हैं उनको सेक्युलरिज्म को फॉलो करना होता है, ठीक है, बिकॉज उनको अपने आंसर राइटिंग भी करनी होती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप लोगों को जो है आपके लोकतंत्र के फीचर अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि लोकतंत्र में क्या क्या होता है। देन वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बच्चों अवसर की समानता, ठीक है। अवसर की समानता इसका मतलब होता है यानी कि हर किसी इंसान को कहीं पर भी जाने की, कहीं पर भी जॉब करने की, ठीक है, सरकार में पार्टिसिपेट करने के जो भी अवसर होते हैं उनकी समानता होनी चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, social status or other characteristics should have the same chance to pursue opportunities, ठीक है। सॉरी मैंने इंग्लिश वाला पढ़ दिया है तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी के हैं, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। सो देखो बच्चों, समान अवसरों की अवधारणा है। तो समान अवसरों का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति को उनकी पृष्ठभूमि यानी कि उनका कुछ भी बैकग्राउंड है, उनके कुछ भी समाज में स्थिति है, वो अमीर हैं, गरीब हैं या और भी कुछ उनमें विशेषताएं हैं, इन सब की परवाह किए बिना अवसरों का पीछा करने का समान मौका मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के अवसर हो, रोजगार के अवसर हो या उसके व्यक्तिगत विकास के अवसर हो। तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की सफलता उनकी क्षमताओं, प्रयासों और योग्यताओं पर आधारित हो, ना कि उनकी जाति, लिंग, जातिवाद या आर्थिक स्थिति पर। तो यानी कि अगर आज कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, ठीक है, अगर हम किसी को सक्सेसफुल कह रहे हैं तो यहाँ पर उसकी सक्सेस के पीछे उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसके जो प्रयास हैं वो सब होने चाहिए, ना कि उसकी लिंग की वजह से या उसकी जाति की वजह से वो सक्सेस पा गया, ठीक है। ये सब हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है हम एजुकेशन में देखते हैं, जैसे इंडिया में हमारे पास क्या है, राइट टू एजुकेशन है। तो समान अवसरों की अवधारणा सबसे सामान्य रूप से शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्या उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसी तरह सकारात्मक कार्यवाही नीतियां जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समूहों को अवसर प्रदान करना है। अब ये चीज ना ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा
आप लोगों को नहीं पता होगा पहले से, तो मैं बताऊंगी, सो ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर आपने बोला कि सबको अवसर की समानता दो, ठीक है, क्या दो, अवसर की समानता दो शिक्षा के अंदर, सपोज शिक्षा के अंदर और रोजगार के अंदर, ठीक है। और क्या बोला मैंने कि यहाँ पर जाति का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि फिर जाति के आधार पर जो आरक्षण आपने दिया है वो क्यों दिया है, क्या ये अवसर की समानता के खिलाफ नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो अब आप लोग इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं सकारात्मक कार्यवाही, ठीक है। सकारात्मक कार्यवाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी। हाँ, तो ये जो एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है इसका क्या मतलब है बताओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे, कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जो कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स थे, जो पहले से लोग हाशिए पर थे, जिन लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा शोषण सहा, ठीक है। अब इसमें आपकी विमेन भी आ जाती हैं, क्योंकि पहले वुमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो अगर आज वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज का पार्ट है। हमारी जो सरकार है वो कुछ सकारात्मक कार्यवाहियां करती है, ठीक है, इस वजह से। समझ में आ गया। अब है आपका फेयरनेस इन सोसाइटी, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें क्या होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। तो समाज में निष्पक्षता, समान अवसर समाज में निष्पक्षता को भी बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को समान कानूनी अधिकार और अवसरों तक पहुंच हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर बच्चे को, जो भी व्यक्ति है उसको समान कानूनी अधिकार मिले और अवसर तक उसकी पहुंच हो। उदाहरण क्या दोगे यहाँ पर, कार्यस्थल पर भेदभाव विरोधी कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी को उनकी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर नौकरी या पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि मैं किसी का उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट या पद उन्नति जो होती है, जैसे मतलब कोई पहले लोअर पोस्ट पर होता है फिर उसको हाई पोस्ट पे भेज देते हैं, तो यहाँ पर मैं किसी का इंक्रीमेंट इस वजह से नहीं रोक सकती कि वो किसी सर्टेन लिंग का है मान लो, या किसी सर्टेन जाति का है, तो कि भाई नहीं इसको तो नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कार्यस्थल पर जो है भेदभाव विरोधी कानून हमने बना रखे हैं जिससे कि हम समाज में निष्पक्षता लेकर आ सकें। अब ये खेल के मैदान, यह एक स्तर के खेल के मैदान को बनाने का प्रयास है जहां सफलता बाहरी तत्वों के बजाय योग्यता पर आधारित हो। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयास है हमने हर चीज़ में ये करे हैं कि हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर मिले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर समान अवसरों में क्या चुनौतियों का हमें क्या सामना करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे प्रयास किए, उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि देखो जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, है ना, और अमीर परिवार के बच्चे होते हैं, उनके अंदर गुणवत्ता वाली शिक्षा की कमी होती है। और कहीं ना कहीं हमें एक माइंडसेट भी देखने के लिए मिलता है, जब हम हर किसी को नहीं कह सकते, पर ओवरऑल अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो हमें एक माइंडसेट देखने के लिए अब मिलने लगा है कि जो रिच फैमिलीज होती हैं दे आर मोर इंक्लाइंड फॉर एजुकेशन, है ना, वो एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वहीं जो थोड़ी सी पुअर फैमिलीज होती हैं, बिकॉज वो पुअर हैं तो वो एजुकेशन प्रोवाइड वैसे भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बच्चों में डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। फिर इसी तरीके से जो महिलाएं हैं वो कार्यस्थल पर कितनी सारे, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जो जॉब्स करते होंगे आई थिंक, है ना। तो वहां पर उन बच्चों को क्या रहता है कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, मोस्टली फीमेल्स को ना कम सैलरी दी जाती है। वहीं जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, बिकॉज उनको जॉब्स नहीं दी जाती, ठीक है। तो कई सारी ऐसी सांस्कृतिक बाधाएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, भले ही कागज पर लिखा हुआ है कि समान अवसर मिलेंगे लेकिन मिलते नहीं हैं। तो ये इसकी चुनौतियां हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सोशल जस्टिस, यानी कि जो हमारा सामाजिक न्याय होता है उस पर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है और नेचर ऑफ राइट्स के बारे में बताना है, यानी कि अधिकारों की प्रकृति के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो 10 सेकंड जो है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने ऊपर बताए हैं
वो मैं इंग्लिश के बच्चों के लिए एक बार 10 सेकंड में सारे पॉइंट्स जो हैं वो फटाफट से जल्दी जल्दी बताऊंगी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे 10 सेकंड्स आप लोग स्किप कर सकते हो। ओके, सो इंग्लिश के बच्चे अगर हैं यहाँ पर और उनको रिवाइज करना होगा तो इस वजह से मैं एक बार फटाफट से बताऊंगी सारे पॉइंट्स को। सो यहाँ पर आपसे मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछा था, जिसमें आपका पॉपुलर सोवरनिटी था, जिसका मतलब होता है कि जो लोग हैं उनके पास सुप्रीम पावर होती है। ठीक है, लोगों के पास पावर होती है और रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। देन जो हमारा सेकंड था वो था रूल ऑफ लॉ, विच मीन्स दैट नो वन इज अबव द लॉ एंड जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, सो डेमोक्रेसी जो है वो कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी काम करती है अंडर द रूल ऑफ लॉ, मीनिंग एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, हर कोई चाहे कोई गवर्नमेंट में ही काम क्यों ना करता हो, वो लॉ का सब्जेक्ट रहता है। ऑल्सो इन इंडिया वी कंडक्ट रेगुलर इलेक्शंस एट नेशन, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। हमें समय समय पर हम लोग इलेक्शंस देखते हैं, नेशनल स्टेट पे, लोकल स्टेट पे, हर जगह पे। जो यहाँ पे सिटीजन हैं वो फ्रीली और फेयरली वोट करते हैं। जो इलेक्शंस है वो एसेंशियल होते हैं ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोग अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चुन सके। देन जो हमारा नेक्स्ट था वो था सेपरेशन ऑफ पावर, इन विच वी सी, जो इंडिया है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर रहता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर है वो बटी रहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कभी भी कोई एक जो ब्रांच है वो ज्यादा पावर ना गेन कर ले। देन वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एक व्यक्ति जो भी 18 साल से ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट और रिलीजन। देन इन इंडिया वी सी मल्टी पार्टी सिस्टम इन विच we see variety of political ideologies, okay, which offers voters a wide range of choices. voters को काफी सारी choices मिल जाती हैं क्योंकि जो parties होती हैं they have different ideologies, and in India we have independent judiciary. ठीक है, judiciary जो है वो independent है, so that जितने भी हमारे laws हैं वो fairly हर किसी पर apply हो सके और जो citizens के rights हैं उनको protect किया जा सके. Then fundamental right is one of the basic feature of our constitution, जो कि one of the most important feature आपका democracy के लिए भी होता है. Without fundamental rights there is no democracy, and without freedom of speech there is no democracy. Okay guys, then secularism is that India is a secular state. इंडिया में कोई भी जो हमारा गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन को जो है फेवर नहीं कर सकती, हर एक रिलीजन को उन्हें इक्वल ट्रीट करना होता है. देन व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? सो इन इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति, उसके सोशल स्टेटस कुछ भी हो, ठीक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है पाने का अधिकार होता है, उसको सक्सेस पाने का अधिकार होता है. किसी को हम रोक नहीं सकते कि तुम सर्टेन रेस से बिलोंग करते हो या तुम सर्टेन जेंडर से बिलोंग करते हो तो हम तुम्हारा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में देखने के लिए मिलती है ये. एंड एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, मैंने बताया कि जो सरकार है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है तो वो एक एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी होती है. ओके, देन हमें सोसाइटी में फेयरनेस लाने के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज भी हमारे सोसाइटी में बने हुए हैं. देन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस फेस करता है ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज जो रिच एंड पुअर का गैप है वो इंडिया में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज में भी गैप आ जाता है. सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सोशल जस्टिस का मतलब होता है आपका सामाजिक न्याय, यानी कि जो हमारा सोशल जस्टिस है उसमें हमें जो संसाधन होते हैं उनका निष्पक्ष वितरण देखने के लिए मिलता है. सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना संसाधन, अवसर और विशेष अधिकार तक उनकी समान पहुंच हो. ठीक है, इक्वल वो लोग पहुंचे, ठीक है, प्रिविलेजेस हर किसी को मिले. देन होता है इसमें हमारा इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये समानता को बढ़ावा देता है और जाति, जातीयता, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को भी रोकता है. ठीक है, सो क्या करता है ये, समानता को बढ़ावा देता है, इक्वालिटी को बढ़ावा देता है और किसी भी प्रकार का जो भेदभाव होता है उसको रोकता है. एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस. देन एफर्मेटिव एक्शंस आते हैं जिसमें आपका रिजर्वेशन आता है. जो सरकार है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, वो एक एफर्मेटिव एक्शन है. सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाती है जैसे कि मान लो महिला सम्मान योजना सरकार चलाती है अगर, जिसमें वो महिलाओं को 1000 रुपए प्रोवाइड कर रही है, तो इट इज ऑल्सो अ सकारात्मक कार्यवाही. तो कई देशों में जैसे भारत में सामाजिक न्याय सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है. तो समाज में न्याय लेकर आने के लिए हमें सरकार को कुछ सकारात्मक कार्यवाहियां भी करनी पड़ती हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव एक्सेस टू बेसिक नीड्स. तो सोशल जस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स होती हैं आपकी मूलभूत जरूरतें जो आपको चाहिए. तो सामाजिक न्याय में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी को क्या क्या प्रोवाइड हो, हर किसी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ठीक है,
हर किसी को फूड मिले, जो भी उसका रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी की सारी जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, तभी सामाजिक सुरक्षा तक वो जो है उसकी पहुंच होएगी। फिर यहाँ पर हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है जो समावेशी हो, यानी कि जिसमें सभी लोग, जैसे मैंने आपको बताया था गोकुल धाम सोसाइटी हो सकती है। गोकुल धाम सोसाइटी में अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, हम ऐसा देखते हैं, तो वो भी एक तरीके का समावेशी समाज है। चाहे लोगों की कुछ भी पृष्ठभूमि है, लेकिन वो समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भाग ले रहे हैं। अब हमें डिस्कस करना है नेचर ऑफ राइट्स के बारे में, यानी कि जो अधिकारों की प्रकृति है उसके ऊपर अगर शॉर्ट नोट आएगा तो कैसे लिखोगे। ठीक है, तो अधिकारों की प्रकृति पर आप लोग शॉर्ट नोट लिखेंगे। सबसे पहली चीज, जो अधिकार हैं वे व्यक्तियों में इंसान होने के नाते स्वाभाविक होते हैं और उन्हें छीना नहीं जा सकता। जैसा कि जो हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं वो जो है बच्चों हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, कोई भी उन्हें नहीं छीन सकता। जैसे कि हमारा जीने का अधिकार है ना, ये जो है ये हमारा एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक अधिकार है। फिर आपके नेचुरल राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, हर किसी को प्राप्त होते हैं नेचुरल राइट्स, चाहे वो कहीं का भी हो, कुछ भी उसकी राष्ट्रीयता हो, कुछ भी उसकी जाति हो, धर्म हो, लिंग हो। ठीक है, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं आपके, सार्वभौमिक होते हैं। याद कर लेना है ये वर्ड आप लोगों को, जो आपके राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। राइट्स को हम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में बांट सकते हैं, यानी कि आपके नागरिक अधिकार जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, और आपके राजनीतिक अधिकार जैसे कि मतदान देने का अधिकार जो है वो आपका एक राजनीतिक अधिकार है। फिर आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी होते हैं, जिसमें आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल, काम और उचित जीवन स्तर आपका होना चाहिए। अब केवल अधिकार ले लिए, फिर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं लोगे? क्या दुनिया में सिर्फ अधिकार लेने के लिए आए हो? आप लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपके संविधान में लिखी हुई हैं कि आप लोगों को संविधान का पालन करना है, अपने देश को स्वच्छ रखने के तरीके अपनाने हैं। ठीक है, ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि आपका बीपीएससी 132 में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इसमें देख लूँगी, अगर होगा तो करवा दूंगी। ठीक है, देन जो हमारे अधिकार होते हैं वो कानून के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि अधिकारों की जो रक्षा है, अधिकारों की रक्षा और गारंटी कानूनी ढांचे, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीजरल डेमोक्रेसी पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। प्रोसीजरल जो डेमोक्रेसी है, यानी कि उसका आप लोगों को फोकस बताना है। इसका हिंदी वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये तो सारा इंग्लिश में ही है, सॉरी गाइस। सो ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, हिंदी में लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी वाला। ओके, बिकॉज ये यहाँ पर मैटर है नहीं हमारे पास हिंदी का, सो शायद से वो रह गया मुझसे किसी वजह से। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो hindustannowledge.com से ले लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम बीपीएससी के जो आपका मतलब 131 है उसके और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम की डेट कब है एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है, अभी शायद से 12 या फिर 13 है, आई थिंक, मुझे थोड़ा सा डाउट है।